हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू। स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस चल रही हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीयरमैन्स रो। स्पीयरमैन्स रो जिस पर हम बेस्ड एक न्यूमेरिकल की आज प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है और इसके स्टेप्स भी आप लिखेंगे। हर न्यूमेरिकल प्रीवियस आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि आपको मैं हर एक न्यूमेरिकल के प्रॉपर स्टेप्स बता देती हूँ जिनको आपको नोट करना बहुत जरूरी है। एक काम जो आपको अपनी नोटबुक में करना है, स्टेप्स को नोट करना है और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ इस वीडियो के साथ सॉल्व करना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। एक टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं वो है स्पीयरमैन्स रो, जिसको हम स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी कहते हैं। एक और कोरिलेशन पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल आता है जिसे हम कहते हैं पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। काफी सिमिलर लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे एग्जामिनेशन में क्योंकि नाम में बहुत सिमिलैरिटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनका नाम स्पीयरमैन है और वहां पे पियर्सन है, तो थोड़ा पियर की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। और ये रैंक ऑर्डर है और वहां पे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है। तो अगर आपको नाम तो पहले ध्यान रखना ही है, लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है स्पीयरमैन्स रो कैलकुलेट करिए या स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैलकुलेट करिए, तो दोनों एक ही बात है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दी जाती हैं, डेटा ए और डेटा बी। ये एक रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, रैंकिंग पर बेस्ड हमने मैन विटनी यू टेस्ट पहले किया है, लेकिन यहाँ पे रैंकिंग थोड़ा डिफरेंट वे में होगी। कैसे होगी क्या होगी वो मैं सब आपको भी समझाऊंगी। आ जाते हैं इस क्वेश्चन के स्टेप्स पे। पहले अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं और एक छोटा सा फॉर्मूला है। और न केवल ये आपके स्टैट्स में एमए में बल्कि बीए के स्टैट्स में भी ये यूज होता है, बीएड में भी ये यूज होता है, कई जगह पर ये यूज होता है। इसकी हेल्प से हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, स्पीयरमैन्स रो को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रैंकिंग करनी है R1 और R2 में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रैंकिंग करते हैं। इसके अलावा सेकंड स्टेप में हम इसको फॉर्मूला लगा के सीधे वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो टेबल आपको नजर आ रही है वो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम रैंकिंग और कैलकुलेशन करेंगे टेबल का फॉर्मेशन करके, और जो स्टेप 2 आपको दिख रहा है वहां पे हम स्पीयरमैन्स रो को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जहां पे हमसे सिंपली कहा गया है कंप्यूट स्पीयरमैन्स रो फॉर द गिवन डेटा। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मुझे ध्यान आ गई है जो मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है, शुरू में कुछ चीजें ब्रीफ करना बहुत जरूरी होता है कि सेक्शन बी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि सेक्शन बी में आने वाले सभी न्यूमेरिकल बहुत लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड मतलब जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स में या बेसिक मैथ्स में लैग करते हैं वो बहुत आसानी से कैलकुलेशंस कर लेंगे। टी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो सेक्शन ए में पूछा जाता है और उसकी कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा जरूर हैं इन सब के कंपैरिजन में, लेकिन है वो भी इजी। मगर ये जो आप सेक्शन बी के क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं ये सब बहुत इजी हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि चाहे आपने कभी भी मैथ्स ना पढ़ी हो, आप न्यूमेरिकल ट्राई जरूर करें, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन भी आप सेक्शन बी में अटेम्प्ट कराएंगे जो मैंने अभी तक करवाए हैं, उनके आपके 18 मार्क्स पक्के हैं, सोचिए। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं मेरे पास पासिंग मार्क्स आ जाएं, तो 18 तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे 50 में से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम आ जाते हैं इस टॉपिक पर जिसमें हम स्पीयरमैन्स रो पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 2 डेटा हमें दिए हुए हैं, इन डेटा को हमें यहाँ पर कॉपी करना है और हमें R1 और R2 की टेबल बनानी है। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे डेटा कॉपी करके R1 और R2 यहाँ लिख लीजिए, या फिर आप एक बार इसको लिखकर इसका R1 और डेटा 2 लिख के इसका R2 यहाँ लिख लीजिए। कैसे भी लिख लीजिए जो आपको कन्वीनियंट लगे। मैं स्पेस छोड़ के लिखना प्रेफर करूंगी क्योंकि रैंकिंग हमें सेपरेटली करनी है, एक एक रैंकिंग करनी है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वैल्यूज लिख देती हूँ। यहाँ से देख के हमें वैल्यूज लिखनी है ए और बी की, लेकिन मेरे पास नोटेड है तो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑलराइट, तो हमने ए और बी की वैल्यूज को भी कॉपी किया है। अभी स्टेप 1 हमने एक्चुअली बिगिन भी नहीं किया है क्योंकि हमें सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या करनी है कि हमें इनको रैंकिंग देनी है। अब हमारा यहाँ से काम शुरू होगा। पेन का कलर चेंज कर लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे R1 और यहाँ पर हम लिखेंगे R2। देखिए एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रैंकिंग करनी है स्टेप 1 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रेफर किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्योंकि हमारे स्टेप का प्रोसेस का एक पार्ट है। तो हमें इंडिविजुअली करनी है। अगर आप मैन विटनी यू टेस्ट देख कर आए हैं तो आपको ध्यान होगा कि हमने कलेक्टिव रैंकिंग की थी, यहाँ पर हम एक एक करके रैंकिंग करेंगे। अगर हम पहले इसको ले लें और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमें कौन सी नजर आ रही है, 19।
तो 19 को हमें कौन सी रैंक देनी होगी, 1 रैंक। 19 से नीचे कौन सा आ रहा है, 18 को हम देंगे रैंक 2। उसके बाद 18 से नीचे 17 है हमारे पास, 17 को हम रैंक दे देंगे 3। उसके बाद 17 से नीचे 16 है, इसको हम रैंक दे देंगे 4। 16 के नीचे कहीं 15 नजर आ रहा है, नहीं। उसके बाद हमारे पास शायद 13 ही है सीधे, तो 13 को हम रैंक दे देंगे, बहुत ध्यान से हमें देना है, रैंक हो गया 5। 12 को हम दे देंगे 6, 10 को हम दे देंगे 7, और इधर इसको हम दे देंगे 8, इसको हम दे देंगे 9, और इसको हम दे देंगे 10। ऑलराइट। अच्छा, ये कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं टोटल, 10 है, आपने देख लिया। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 10। दोनों में ही सेम होगा, n यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा। अब इसी तरीके से R2 में हम रैंकिंग करेंगे, ढूंढिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 19। तो 19 को हम रैंक 1 दे देंगे, 19 से बड़ा तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। 19 से ठीक नीचे आ रहा है 17, इसको हम रैंक दे देंगे 2। 17 से नीचे है 16, 16 को हम रैंक दे देंगे 3। 16 से नीचे है 15, तो इसको हम देंगे रैंक 4। 15 के ठीक नीचे कौन सा नंबर है, आई होप कोई मिस नहीं हुआ है, 10 है मेरे ख्याल से, तो 10 को हम दे देंगे रैंक 5। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। 10 के नीचे क्या है हमारे पास, 9, तो 9 को हम कौन सी रैंक दे देंगे, 6। उसके बाद 12 हमसे मिस हो गया, देखिए यही चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को मैं वीडियो में कट नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमसे किस तरह से मिस्टेक हो सकती है, राइट। अब जैसे मुझसे ही चीज मिस हो गई, यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, तो हमें आपको बहुत ध्यान से देना है। अब अगर मान लीजिए ऐसी मिस्टेक होती है तो हम करें क्या एग्जाम में, आप रैंकिंग को पहले पेंसिल से लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार कॉलम बना लिया उसमें कटिंग करेंगे तो एक तो वो गंदा लगेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से जैसे आप ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है, तो 15 तक हम आ गए थे, 15 के बाद हमारे पास 12 आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आप चाहें तो हल्के से पेंसिल से यहाँ पे रैंकिंग हल्की हल्के लिख सकते हैं, बाद में उसको इरेज कर दीजिए, तो आपका आंसर नीट एंड क्लीन रहेगा और गलती भी नहीं होगी। तो हमने 4 तक रैंकिंग कर ली थी, 5 अब यहाँ पे 12 होना चाहिए, हम 5 को 12 देंगे, और 12 के नीचे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, अब हमारे पास 10 आ रहा है। अब हम इसको 6 देंगे, इसको देंगे 7, और उसके बाद 8 हमारा हो गया, 7 के बाद 8 आता है, 8 ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा 9, और 4 हो जाएगा 10। इस तरीके से हमने रैंकिंग कर दी। अब बचे हैं हमारे पास 2 कॉलम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करेंगे, R1 माइनस R2, और वैसे हम ये क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे D। ये D की वैल्यू है, अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा था, इसको न्यूमेरिकल में मैंने लिखा है स्टेप में, D की वैल्यू है R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हम पहले R1 में से R2 को माइनस करेंगे, यानी 4 में से 4 को माइनस करेंगे एक तरीके से। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप डायरेक्ट अगर छोटी वैल्यूज आती है, क्योंकि रैंकिंग क्या होती है 1 से 10 तक, 8 तक, यही सब तो होती है। तो आप में से सभी लोग 6 में से 8, 5 में से 2 है तो माइनस कर ही लेंगे ना, इतना बड़ा काम तो है नहीं। तो इसीलिए मैं ना भी लिखूं तो चलेगा कि डायरेक्ट बोल दूं 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है सुनने में, तो मैं और सिंपल ही कर देती हूँ इसको, ये कैसे आ रहा है। तो हमारी पहली R1 R2 की R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई 0। 1 में से 2 गया, कितना बचेगा, माइनस में आंसर आएगा, आपको पता है, यानी -1। उसी तरीके से 2 में से 3 गया, आप ऐसे ना भी लिखें और डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। -1, 7 माइनस 7। अच्छा, अगर आपने ना असेंडिंग ऑर्डर में किया होता तो भी सेम आता आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 माइनस 6, 0। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, वैसे क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 में, ये मैं आपको बता दूं। और अभी मैं आपको टाइड और अनटाइड रैंकिंग भी बताऊंगी, इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद ही बता दूंगी, ये चीज रह गई बताने के लिए। फिर इसी तरीके से 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 में से -1 गया, 2 हो गया। 8 माइनस 8, 0। ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे वैल्यूज बहुत छोटी छोटी आ रही है हमारे पास। 9 माइनस 9, 0। और इसी तरीके से 10 माइनस 10, लास्ट वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि जो हमने यहाँ पे नोटिस किया, आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। जैसे 15 है तो वो एक ही बार है, 4 है तो एक ही बार है, इसी कॉलम में, क्योंकि हमने रैंकिंग इंडिविजुअली करी है, तो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। जब ऐसा होता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं अनटाइड रैंकिंग। क्या बोलते हैं, अनटाइड, क्योंकि कोई टाई नहीं हुआ यहाँ पे किसी तरीके का किसी के नंबर के बीच में टाई नहीं हुआ, नंबर रिपीट नहीं हुआ। लेकिन जब रैंकिंग के बीच में टाई हो जाता है तो उनको हम बोलते हैं टाइड रैंकिंग, और वहां पे रैंकिंग करने में वैल्यू डेसिमल में आती है, क्योंकि हम रैंक्स को उन्हीं नंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अभी आज का जो न्यूमेरिकल वो हमारा अनटाइड रैंकिंग पर बेस्ड है। टाइड रैंकिंग वाला न्यूमेरिकल हम अलग करेंगे,
क्योंकि उसमें हम समझेंगे, क्योंकि वैल्यू डेसिमल में चली जाएगी, थोड़ा चेंज आ जाएगा। ऑलराइट, तो इतना मुझे आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि टाइड और अनटाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये हमें इसमें कुछ अलग से करना नहीं है, खुद ही समझ में आ जाएगा जब वैल्यूज निकाल रहे होंगे कि जब वैल्यू टाई कर नहीं रही है तो ऑब्वियसली वो अनटाइड है। अनटाइड वाला क्वेश्चन हमेशा ईजी होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में हम डी का स्क्वायर करेंगे। डी का स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, तो पहले डी स्क्वायर मिलेगा तभी तो उसको सिग्मा करेंगे, मतलब उसका टोटल करेंगे। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करना शुरू करेंगे तो आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, अगर वो नेगेटिव में है तो उसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो एक तरीके से हमें 1 का ही स्क्वायर करना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर लाइन से सब 0 होते चले जाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बाकी सब 0 होते चले जाएंगे। तो लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे, इसका टोटल। देखिए जरूरी नहीं है हर बार न्यूमेरिकल इतना इजी हो कि उसकी वैल्यूज आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए। तो उस केस में आपको यहाँ पे कैलकुलेटर तो चाहिए ही, लेकिन अभी फिलहाल हमारा काम बहुत आसानी से हो गया क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 6 मिल गई है। अब हमारी एक टेबल कंप्लीट हो गई, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। आइए क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने वैल्यूज को नोट डाउन करा बहुत सावधानी से। मैं हमेशा कहती हूँ कि वैल्यूज को नोट करने के बाद उन्हें क्रॉस चेक जरूर करें। आज तो मैंने भी क्रॉस चेक नहीं की थी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने सही लिखी है। उसके बाद हम इंडिविजुअली रैंकिंग करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के बाद हम उन रैंकिंग को आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, जहां पर हमने ऑलरेडी फॉर्मूला, कहाँ गया ये पेज हमारा, नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे जहाँ पे हमने स्पीयरमैन्स रो की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हम 6 तो फॉर्मूले में लगा होता है। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हम 6 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एन की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, 10। मैं एक चीज और आपको बता दूं, इस फॉर्मूले में जितना डेटा ए के नंबर होंगे उतने ही बी के भी नंबर होंगे। मैंने आपको मैन विटनी यू में बताया था कि वहां पर अलग अलग हो सकते थे, जैसे यहाँ 5 डेटा होता, यहाँ 7 होता, ऐसा हो सकता था मैन विटनी यू में, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 10। मतलब दोनों में ही 10 वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, ये रो का सिंबल होता है स्पीयरमैन्स रो का। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लगाना शुरू करेंगे। रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर आपने निकाला है, यहाँ पे 6 निकाला है। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, अभी डिस्कस करके आए हैं हम, 10। और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 1। जिनको डायरेक्ट पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, वो 100 में से -1 करके 99 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी छोटे छोटे स्टेप्स में करा देती हूँ। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करिए, सबको आता है, टेबल आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ओके, अब आप मुझसे ज्यादा तेज चल सकते हैं और फटाफट से आंसर मुझसे पहले निकाल सकते हैं। 1 माइनस 36 अपॉन 10 इंटू कितना हो जाएगा, 99। अब बस यहाँ आकर हम जरा कंट्रोल कर लेंगे खुद पे, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे। मैं भी कैलकुलेटर उठा लेती हूँ अपना। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 990। ओके, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 990 कितना आया, 0.036। 1 माइनस 0.036, ये हमने इतना सॉल्व करा है तो 0.036 आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे 1 में से, 1 माइनस 0.036 आ गया हमारा 0.964। 0.964 ये आ गई है रो की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रो की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.964। ये हमारा आंसर हो गया जिसको हमें कैलकुलेट करना था। इस आंसर के साथ साथ हम एक चीज और लिख सकते हैं, जो मैं आपको समझा दूं, जो लिखनी भी चाहिए आपको, क्योंकि ये हमने कोरिलेशन फाइंड आउट किया है। आपको पता है ना, हम ये कोरिलेशन, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की बात कर रहे थे, तो ये हमने कोरिलेशन फाइंड आउट किया है। तो जब भी हम, अब आप ये बताइए, पहली बात तो ये वैल्यू जो है वो आपके सामने आई है 0.964। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। देयर इज, चाहिए और थोड़ा कायदे से लिख दीजिए, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज किया है, स्ट्रॉन्ग या वीक हम यूज तब करते हैं
क्योंकि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। थोड़ा समझ लीजिए, आंसर तो कंप्लीट हो चुका है। -1 से लेके +1 के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू आती है और बीच में क्या आता है 0। तो हमारा आंसर जो 0.9 आया है वो इधर एग्जिस्ट करेगा। इस तरफ जो वैल्यूज आती हैं वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होंगी और जो इधर आएंगी वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होंगी। ओके, तो और यहाँ पे जो आएंगी वो वीक पॉजिटिव होंगी। तो जब भी हमारी वैल्यू 0.9 आई है, 0.9 मतलब ऑलमोस्ट 1 हो गया, लेकिन 1 कभी पूरा आता नहीं है आंसर इसका, 1 से नीचे ही वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम होता है 1। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, इस चीज को हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा स्पीयरमैन कोरिलेशन जो कि बहुत आसान था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आई एम नाउ प्लानिंग टू टेक सम लाइव क्लासेस फॉर द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जिसमें आप और हम मिलकर डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जिससे कि काफी सारी चीजें आप मुझसे लाइव भी पूछ सकेंगे जो आपके डाउट्स हैं। ओके, तो ये तो हमारा भी अनटाइड रैंकिंग पर बेस्ड था। अब एक टाइड रैंकिंग पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आएगा स्पीयरमैन्स रो का, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी होमवर्क देना बाकी है जो रह गया है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको आज का होमवर्क दे देती हूँ। इस क्वेश्चन को आपको करना है और यहाँ पर भी मेरी कोशिश है कि मैंने आपको अनटाइड ही दिया है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन अभी ना हो। टाइड के न्यूमेरिकल में मैं टाइड वाला ही होमवर्क दूंगी। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।